नमस्कार, स्वागत है आपका। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज अपडेट लेकर मैं हाजिर हूं, विवेक शुक्ला, और बात करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ ये बताएंगे आपको, वो भी न्यूज अपडेट के साथ, क्योंकि खबर तो आप देख सुन लेते हैं लेकिन उसमें अपडेट क्या हुआ है ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आज बड़ी खबर की बात करते हैं। अमरवाड़ा में उपचुनाव सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका था और अब खबर यह है कि मतदान खत्म हो चुका है। अमरवाड़ा उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि शाम के 6 बजने को आए, समय समाप्त होता हुआ खत्म हुआ मतदान का समय। 5 बजे तक करीब 72% मतदान हुआ है। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मतदान का समय खत्म हो गया है लगभग, और अब जितने लोग पोलिंग बूथ के अंदर होंगे सिर्फ वही लोग वोट डाल पाएंगे। इसके अतिरिक्त नए लोगों को पोलिंग बूथ में एंट्री नहीं मिलेगी। तो बड़ी खबर, अमरवाड़ा उपचुनाव की जंग लगातार देखने को मिला कि ये इकलौती सीट जिस पर हो रहा है, और उपचुनाव को लेकर जो तैयारियां थी वो बीजेपी कांग्रेस के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में भी देखने को मिली। प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, और अब जब उपचुनाव की बात सामने आई थी तो फिर दावा किया गया कि ये सीट बीजेपी ने कहा कि हम जीतेंगे, कांग्रेस ने कहा कि हम जीतेंगे, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कहा कि हम जीतेंगे। लेकिन कौन जीतेगा ये तो 13 जुलाई को समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है कि मतदान जो सुबह शुरू हुआ था 7 बजे, अब मतदान का समय खत्म हो चुका है। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मतदान को लेकर समय समाप्त हो चुका है। और आंकड़े क्या हैं आपको ये भी बता देते। 332 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 2,57,866 वोटर थे जिन्होंने वोट करना था, लेकिन 72% के आसपास शाम के 5 बजे तक ये मतदान का प्रतिशत है। 1 घंटे का इसमें डेटा और जुड़ेगा। और क्यों अहम है अमरवाड़ा ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये साख का विषय है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने त्रिकोणीय इस मुकाबले को बना दिया, और खास बात ये रही कि कमलनाथ की गढ़ बचाने की जो कोशिश है ये रंग लाई या नहीं लाई, ये अपने आप में बड़ी बात है। जीतू पटवारी ने भी जोर लगाया है। और क्यों अहम है अमरवाड़ा ये भी आपको बता रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोर्चा संभाला और यहां पर प्रचार किया। बीजेपी कांग्रेस के लिए साख का विषय है। 6 बज चुके हैं, मतदान का समय जरूर समाप्त हो चुका है, लेकिन जितने लोग पोलिंग बूथ के अंदर हैं, लाइन में लगे हुए हैं, वो सभी मतदान करके ही वापस लौटेंगे। बढ़ते आगे, बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में आज मोहन सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। मोहन कैबिनेट की बैठक जब होती है तो उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसी कैबिनेट की बैठक के, जब यहां पर संपन्न हुई भोपाल में। कैबिनेट की बैठक में आज सरकार ने कई अहम फैसले लिए। मध्य प्रदेश में 14 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, क्योंकि इंदौर में वृक्षारोपण का एक बड़ा कार्यक्रम होना है। इंदौर में गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी है कि 14 जुलाई के दिन एक दिन में 11 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा हाईटेक होने जा रही है और पेपरलेस और डिजिटल इंडिया के लिए यह बड़ा कदम माना जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद जानकारी दी है, सुनिए। नेवा, जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रदेशों की विधानसभाओं में पेपरलेस, ये ग्रीन गवर्नेंस का एक सबसे बड़ा उदाहरण भी है, पेपरलेस विधानसभा हो। और इसीलिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से हम विधानसभा में इस योजना को प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें लगभग 23 करोड़ रुपए का खर्च होगा। बम्बार्डिंग कड़ाना के चैलेंजर 3500 जेट विमान मध्य प्रदेश शासन के लिए खरीदा जा रहा है। एक सीधी के अंदर वहाँ के ग्रामीणों की बहुत मांग थी कि वहाँ एक बोकारो नदी है, उसके ऊपर एक सिंचाई योजना प्रारंभ की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करके आए थे, तो 40 करोड़ की है मात्र 3,310 हेक्टेयर की प्रशासनिक स्वीकृति हम दे रहे हैं। सामेर के अंदर एक जेल लेफ्ट साइड में है, वह जेल के लिए हमने आज 217 करोड़ रुपए आज प्रस्ताव आया था, पारित किए हैं।
और आइए जरा ये बताने की आपको कोशिश करते हैं कि कैबिनेट के फैसले हुए तो क्या बड़े निर्णय लिए गए हैं, क्या बड़े निर्णय हुए ये आपको बताते हैं। मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले में सबसे बड़ा फैसला, लगभग 235 करोड़ का विमान खरीदा जाएगा, क्योंकि एमपी सरकार के पास अपना खुद का विमान नहीं है। विधानसभा को हाईटेक करने पर मोहर लगी है। विधानसभा को हाईटेक किया जाएगा, पेपरलेस होगा विधानसभा, पेपरलेस और डिजिटल होगा विधानसभा। और इसकी कोशिश यह है कि सवाल जवाब सब कुछ पेपरलेस तरीके से दिए। घुमंतु और अर्ध घुमंतु छात्रों को बराबर से छात्रवृत्ति मिले, स्कॉलरशिप मिले, ये फैसला भी आज लिया गया है। सीधी में बोकारो सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति मिल गई है, किसानों को फायदा होगा इससे। कितना फायदा होगा ये जान लीजिए। 11 गांव के 10 लाख से ज्यादा किसानों को इस फैसले से फायदा होने जा रहा है, किसानों का फायदा है। इसके अलावा क्या है, इंदौर की जेल सांवेर में शिफ्ट होने जा रही है। कुछ कारण है, महत्वपूर्ण कारण है जिसके चलते इंदौर की जेल सांवेर में शिफ्ट होने जा रही है। अब खास बात यह है, जो कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया, सरकार प्लेन खरीदने जा रही है। उस प्लेन के बारे में आपको बताते हैं कि इस प्लेन की खासियत क्या है। मोहन सरकार की नई सवारी की खासियत क्या है। कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर से प्लेन खरीदा जाएगा। विमान का डिजाइन सुपर मिड साइज का होगा। ये देखिए, ये विमान है, ये विमान है, और ये विमान अंदर से दिखता है। अंदर से विमान भी आप देख लीजिए, अंदर से ये विमान दिखता है। खास बात है कि सीएम के साथ 9 लोग इसमें सफर कर सकेंगे। 9 लोग, यानी सीएम को मिला के 10 लोगों की क्षमता होगी। दिन और रात किसी भी समय इस विमान के उड़ाने की मंजूरी मिलेगी, क्योंकि इसमें वो तकनीक है कि कभी भी ये विमान उड़ाया जा सकता है। अब क्या आगे जरा ये भी देख लीजिए। प्लेन की कीमत लगभग 233 करोड़ रुपए है। जैसा हमने बताया कि 235 करोड़ में ये प्लेन खरीदा जाएगा। 20 महीने लग जाएंगे लेकिन इसको आते हुए। ये प्लेन जो सरकार के पास अब आने जा रहा है, तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। विमान के इंटरनेशनल लेवल पर बेहतरीन होने की पुष्टि है, यानी इसकी जो क्वालिटी है वो सुपर्ब है। अच्छी क्वालिटी का प्लेन खरीदा जा रहा है ताकि उसमें सुविधाएं भी हो, सुरक्षा भी रहे। 2021 के बाद से सरकार के पास अपना कोई विमान नहीं है। 2021 में जो सरकारी विमान था वो ग्वालियर में खड़ा है, क्योंकि खराब हुआ था। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि उस विमान का बीमा नहीं था, इसलिए सुधारा भी नहीं गया, क्योंकि उसको ये कह दिया गया कि अब इसको सुधारा नहीं जा सकता। सरकार नया विमान खरीदने जा रही है। कांग्रेस ने इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, ये भी आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार कई सालों से विमान विहीन है, और जो विमान कोरोना काल में ग्वालियर में क्षतिग्रस्त हुआ था वो आज तक एज इट इज़ वहीं पड़ा हुआ है। जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ तब उसके बाद मालूम पड़ा कि उसका बीमा ही नहीं है। बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने समान यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड को लेकर एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। अब राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में छात्रों के लिए एक समान यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू होगी, यानी कि ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है। अब कोई भी स्टूडेंट्स कैजुअल कपड़े पहनकर, मनचाहे कपड़े पहनकर कॉलेज नहीं जा पाएगा। सरकार के इस फैसले पर सियासत भी हो रही है। पहले आप खबर देखिए, उसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि प्रतिक्रिया क्या सामने आ रही है, और यह भी बताएंगे कि अब आप क्या पहनकर कॉलेज जा सकते हैं और क्या नहीं। देखिए रिपोर्ट पहले। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में जीन्स और टी-शर्ट में जाने पर रोक लगेगी। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार अब कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नए ड्रेस कोड के तहत कॉलेज स्टूडेंट कैजुअल ड्रेस में स्कूल नहीं जा सकेंगे। छात्रों को फॉर्मल पैंट शर्ट और छात्राओं को सलवार कुर्ता पहनकर कॉलेज आना होगा। अब राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में स्टूडेंट्स के लिए समान यूनिफॉर्म कोड लागू होगा। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बुधवार को इसकी घोषणा की। मंत्री परमार ने कहा कि शुरुआत में ये यूनिफॉर्म एक्सीलेंस कॉलेजों में शुरू की जाएगी और इसके बाद इसे प्रदेश के सभी कॉलेजों में लागू किया जाएगा। हम समाज के सभी वर्गों के साथ और सभी विद्यार्थियों के साथ में उन कॉलेजों में एक सकारात्मक वातावरण बनाते हुए और ड्रेस कोड के महत्व को समझाते हुए कॉलेज की पहचान, समानता, अनुशासन और उन कॉलेजों में जो बाहर के तत्व आते हैं उन पे अंकुश रखने के लिए हम ड्रेस कोड का उपयोग करेंगे।
अब जब सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है तो इस पर राजनीति होना लाजमी है और इसीलिए कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले की निंदा की है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार हिजाब और बुर्के को कॉलेजों से हटाना चाहती है। उनका ये भी कहना है कि आर्टिकल 29 और 30 के तहत सरकार हिजाब नहीं हटवा सकती है। लेकिन जहां तक जिस नज़र से सरकार जिस तरह छींटाकशी करना चाहती है हिजाब या बुर्के को लेकर, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 में हमको हमारी रिलीजियस आज़ादी है और उसके हिसाब से हमको जाने की इजाज़त है। मध्य प्रदेश में अब एक बार फिर हिजाब पर सियासत शुरू हो गई है और सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस विधायक का इस तरह से बयान आना इस हिजाब पॉलिटिक्स को और हवा देता है। लेकिन देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति क्या मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो देखना होगा कि क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि ड्रेस कोड में क्या व्यवस्था बनने जा रही है। क्या पहन सकते हैं, क्या नहीं, ये देख लीजिए। जींस टॉप नहीं पहन सकते, जींस टॉप नहीं पहन के कॉलेज जा सकते आप, ये चीज याद कर लीजिए। सलवार सूट लड़कियां ये पहनकर भी कॉलेज अपने नहीं जा पाएंगी। स्कर्ट टॉप ये भी नहीं चलेगा कॉलेजों में। आपको बता रहे हैं कि ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है। साड़ी ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, साड़ी सलवार सूट ये नहीं चलेगा। इसके अलावा भी देख लीजिए, लड़के पैंट शर्ट पहनकर जाते हैं, हालांकि पैंट शर्ट तो होगा लेकिन वो यूनिफॉर्म के तौर पर होगा। मनचाहे कलर की शर्ट, मनचाहा पैंट पहनकर नहीं जाया जा सकता। जीन्स टी शर्ट बिल्कुल नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा स्वैग इसी में दिखाया जाता है जो स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज में, लेकिन नहीं चलेगा। बुर्का हिजाब ये भी नहीं चलेगा और सारा विवाद यही जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी मामले को लेकर आपत्ति दर्ज की जा रही है। अब चलेगा क्या? ड्रेस कोड चलेगा। अब ड्रेस कोड हर कॉलेज अपने हिसाब से तय करेगा कि किस रंग की शर्ट, किस रंग का पैंट या किस रंग का उन्होंने लड़कियों को लेकर सलवार सूट या जो दूसरी व्यवस्था हो सकती है वो क्या बनाना है, लेकिन वो ड्रेस कोड होगा, यूनिफॉर्म होगी और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये फैसला लिया गया है। अब खबर ये है कि जब सरकार फैसला ले रही है तो उसके बाद छात्र क्या कुछ कह रहे हैं, टीचर क्या कुछ कह रहे हैं, उसको भी आप सुन लीजिए। सभी सरकारी कॉलेजों में ड्रेस कोड आने वाले समय में लागू किया जाएगा। सबसे पहले पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज जो है उस पर ड्रेस कोड लागू होगा। उसके बाद जो भी सरकारी कॉलेज मध्य प्रदेश में है वहाँ पर छात्रों को ड्रेस पहन के आना पड़ेगा। करने के लिए मैं एक कॉलेज में हूँ जहाँ पर कॉलेज के अध्यापक भी हैं, टीचर्स भी हैं बातचीत करने के लिए, और स्टूडेंट भी हैं जो छात्र हैं। सबसे बातचीत करूँगा और जानूंगा कि ड्रेस कोड को लेकर क्या कहते हैं। सर कोई दिक्कत नहीं, ड्रेस कोड में क्या दिक्कत है? बच्चे कम से कम हमारे पहचान में तो आएंगे, बाहर के बच्चे आ रहे हैं हमारे बच्चे, तो इसमें एक अंतर करने में आसानी हो जाएगी। अगर ड्रेस कोड होगा तो एक आम तौर पर देखा जा सकता है कोई बच्चा बिना ड्रेस के घूमेगा तो उसे रोका जा सकता है, टोका जा सकता है। कई बार असामाजिक तत्व भी कभी कभी कॉलेज में आ सकते हैं, उन सब पे भी बंदिश हो जाएगी। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फैसला रहेगा अगर ड्रेस कोड लागू हो जाता है तो। 4-5 साल से इस कॉलेज में ड्रेस कोड के लिए काफ़ी टाइम से मैं लाना चाह रहा था। हम लोगों ने इस चीज़ के लिए लड़ाई भी लड़ी काफ़ी टाइम से, बट प्रिंसिपल वगैरह इन सारी चीज़ों ने हमारा समर्थन नहीं किया। बट अब ये चीज़ लागू हो रहा है तो हमारे कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अभी तक ड्रेस कोड नहीं होने से बाहर के भी लोग आ जाते थे, पहचान नहीं हो पाती थी, ये भी एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब ड्रेस कोड हो जाएगा तो बाहर के लोग दूसरे कॉलेज में जब आएंगे तो पहचान में आ जाएगा कि ये दूसरे कॉलेज के लोग हैं। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं ड्रेस कोड के फैसले के लागू होने की खबरों के बीच। अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इस फैसले पर सियासत क्यों हो रही है और ये फैसला क्यों लेना पड़ा है। सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला जुड़ गए हैं, वो ज़रा आपको जानकारी देंगे। अंचल, बताइए आखिर इस फैसले को लेने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, क्या फायदा होगा और सियासत भी क्यों हो रही है? देखिए विवेक, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ड्रेस कोड की हम बात कर रहे हैं उसे गणवेश कहा जाता है और गणवेश की अवधारणा ही है अनुशासन और समानता। सारे लोग एक जैसे दिखें, आप किस स्कूल के हैं, किस कॉलेज के हैं, किस संस्थान में पढ़ते हैं, वो ड्रेस कोड इस बात को भी बताता है। और अभी जब अध्यापकों से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी सूरज, तो देखिए कितनी अच्छी बात कही। ड्रेस कोड में क्या दिक्कत है? हमारा छात्र की पहचान होती है, कोई बाहर का स्टूडेंट नहीं आ सकता है क्योंकि वो ड्रेस में है। और सबसे बड़ी चीज़ जो गोटा जिसे कहते हैं कि लोग ग्रुप टूर मार देते हैं कॉलेज के
के लिए निकलते हैं घर से और कॉलेज नहीं जाते हैं और यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तो वो ड्रेस पहनने के बाद उन्हें एक वो फील आएगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हम एक बंदिश है। और किसी भी कॉलेज का, किसी भी संस्थान का जो ड्रेस कोड होता है, जो गणवेश होता है, वो वहाँ के अनुशासन को बताता है कि सारे छात्र हमारे एक समान है, शिक्षा का अधिकार सभी को एक जैसा है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि आमतौर पर जब ड्रेस कोड लागू नहीं होता है तो कोई जीन्स में जाता है, कोई फॉर्मल में जाता है, कोई कैजुअल में जाता है, और लोग कपड़ों का भी दिखावा करते हैं एक तरीके से, आप ऐसा मान सकते हैं। बिल्कुल। एक तो वो बंद होगा, दूसरा एक अनुशासन अपने आप में आता है जब हम ड्रेस में होते हैं, जब हम गणवेश में होते हैं, तो अपने भीतर ही एक अनुशासन है, उसको लेकर तो बात कही जा रही है और ये बात ठीक भी है। लेकिन कॉलेज में आकर बच्चा क्या स्कूल जैसा फील करेगा? क्योंकि कॉलेज में आने के बाद थोड़ी सी लिबर्टी और स्वतंत्रता लोग, बच्चे चाहते हैं कि उन्हें मिले, कम से कम पहनने की आज़ादी तो मिले। क्या उससे जुड़ा हुआ विवाद सामने नहीं आएगा भविष्य में? नहीं, देखिए विवेक, हम और आपने भी जिस संस्थान से पढ़ाई की है तो वहाँ पर एक ड्रेस कोड, आज देखिए आप निजी संस्थान जितने भी हैं, भले ही छात्र उसका पालन करें या ना करें, लेकिन उनका एक गणवेश तय है कि ये यही पहन कर जाएंगे। और उसके लिए एक दूसरा रास्ता है जो स्कूलों में भी होता है कि हफ्ते में एक दिन ऐसी छूट दी जाती है कि आप कुछ भी पहन के आ सकते हैं। आज भी स्कूलों में ये नियम चल रहे हैं कि एक ऐसा दिन कोई स्कूल ने तय किया है या कॉलेज तय करेंगे। जब अगर ऐसा लगता है कि इस तरीके का विवाद सामने आ सकता है तो मुझे लगता है सरकार इसका भी कोई न कोई तरीका निकालेगी और एक दिन ऐसा होगा जिस दिन आप कुछ भी पहन के आ सकते हैं। और खास तौर पे जन्म दिवस का दिन जो होता है, उस दिन तो लगभग संस्थानों में इस बात की छूट होती है कि आप कुछ भी पहन के आ सकते हैं, ऐसा जो हम और आपने देखा है। लेकिन सरकार क्या तय करने वाली है ये तो देखना होगा, लेकिन कांग्रेस को राजनीति का मौका जरूर मिल गया है। अब देखना यही होगा कि क्या इसके बाद देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल तो ये फैसला आने जा रहा है। शुक्रिया आपका अंचल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लेकिन खबर जो सामने आई है, अब उसके बाद प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, हमने आपको सुना चुके हैं। अब खबर एक बड़ी अच्छी तस्वीर भी है। रीवा से बीजेपी के सांसद हैं जनार्दन मिश्रा। जनार्दन मिश्रा को आप जानते होंगे क्योंकि कई बार वो इस तरह की पब्लिक में चीजें करते हैं जो कि चर्चा का विषय बन जाता है। इस बार फिर उन्होंने काम किया है, शौचालय साफ किया है। शौचालय सार्वजनिक तौर पर साफ किया है और सार्वजनिक शौचालय को साफ किया है। मंगलवार को सांसद देवताला विधानसभा के सीतापुर ग्राम पंचायत के डूडा गांव पहुंचे थे। यहां शौचालय में इन्होंने गंदगी देखी। इसके बाद सांसद खुद हाथ में झाड़ू लेकर शुरू हो गए और सफाई उन्होंने शुरू कर। तस्वीर आप देखिए और विस्तार से, और पूरी तस्वीर आप देखिए कि ये जो शौचालय साफ करते हुए आपको सज्जन दिखाई दे रहे हैं, ये सांसद हैं। एक हाथ में ब्रश है तो दूसरे में झाड़ू है। सांसद जब खुद सफाई कर रहे थे तो सांसद को शौचालय साफ करते हुए देख लोग जो है बड़े हैरान रह गए। लेकिन अच्छी बात यह भी थी इसमें संदेश की शौचालय साफ करने का जो मैसेज था वो ये था कि अपने आसपास साफ सुथरा व्यवस्था रखें। ब्रश ग्लव्स नहीं थे सांसद के पास, फिर भी वो बगैर ब्रश के ग्लव्स के हाथों से ही सफाई करने लगे। डूडा गांव में दूषित पानी पीने से 25 लोग बीमार हो गए। बारी बारी से बीमार लोगों के घर गए। इस दौरान उन्होंने बीमार लोगों से, परिजनों से मुलाकात भी की, डॉक्टरों से स्थिति का जायजा लिया और शौचालय साफ किया है। इससे पहले आपको याद होगा कोविड में भी उन्होंने एक अलग तरह का हेलमेट पहना हुआ था, टोपी पहनी हुई थी, जो एक सेफ डिस्टेंस बनाते हुआ मैसेज था। और अब सांसद जी शौचालय साफ कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश के मऊगंज, रीवा के बगल में ही मऊगंज जिले में एक सरपंच की खुलेआम दादागिरी का वीडियो सामने आया है। यहां ये वीडियो मऊगंज के जनपद पंचायत के मनरेगा शाखा का है। यहां पर पदस्थ महिला अधिकारी के कार्यालय में घुसकर एक सरपंच ने जमकर उत्पात मचाया। कार्यालय के अंदर रखे कंप्यूटर को उठाकर पटक दिया जमीन पर। साथ ही वहां पर रखे हाईकोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेजों को भी इधर उधर फेंक दिए गए, कागजात फेंक दिए गए। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। आरोप यह है कि घटना के दौरान सरपंच ने महिला अधिकारी से गाली गलौज भी की। मामले में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा ने पुलिस थाना मऊगंज में शिकायत दर्ज कराई और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तस्वीर आपके सामने, सरकारी संपत्ति का यहां पर नुकसान किया जा रहा है। सरपंच के द्वारा मेरे केबिन में आज घुस कर जो है मेरा कंप्यूटर तोड़ा गया, जिसकी कीमत आज 35,000 रुपए है। HP का कंप्यूटर था। उसके अलावा मेरे हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट थे, उसको उन्होंने तोड़ा है। और मैं रीवा से निकल के जनपद मऊगंज में आ रही थी मीटिंग के लिए। उन्होंने इतना नुकसान किया है, इनके FIR के लिए मैं थाने जा रही हूँ। तो महिला अधिकारी ने कहा कि अब मैं थाने जा रही हूँ और थाने वो पहुंच भी गई हैं। बढ़ेंगे आगे। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर विकास नहीं पहुंचा है। उस गांव में बच्चों का नाम विकास जरूर होगा, लेकिन विकास पहुंचा नहीं है, जो असली मायने में विकास कहा जाता है। देश डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है
कुछ क्षेत्र ऐसे जहां आज भी विकास की किरण नहीं पहुंची है, लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। गांव वाले लगातार गुहार लगा रहे हैं, आखिर उनकी समस्याओं का समाधान कब होगा, ये पूछते हुए महिलाएं आगे आई हैं। देखिए इस खबर को। मामला मुरैना जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर कौथरकला ग्राम पंचायत के मजहरा बगियापुरा का है, जहां ग्रामीण सालों से विकास के कामों से कोसों दूर है। न तो यहां सड़क है, न ही कोई सुविधा। इतना ही नहीं बल्कि शासन के हर ग्राम पंचायत में शांति धाम बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो शांति धाम तक नहीं है। हमको रोड लेना जाता ही और बिगड़े आगे जाता है, पहले ना बेवारो जाती ना जाते हो तो नेरा लठियां आ जाता ठाकुर हमको नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि हम बेहद परेशान हैं। गांव में किसी की तबीयत बिगड़ जाती है तो उसे भी अस्पताल तक लाने के लिए साधन नहीं पहुंचता। बहुत दिनों से हम चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। समस्याओं से जूझ रही महिलाओं ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम अपनी जान दे देंगे। तो अब रोड नहीं बनी, फिर नहीं बनी तो मत जाएंगे घर में, सिर्फ फांसी लगाए ऐसा क्या करो, ऐसा ही करेंगे। हमारे पूरी खा मरी गए, हमारे पूरी खा मरी गए, पूरी खाने के बाप मरी गए, हम मरी गए, हमारे लड़का अब पैदा है रहे तो बेहू ऐसे ही जाए। अगर आज रास्ता नहीं मिलो तो यूँ मान लियो मरेंगे या मारेंगे। कद्दू आ जाए मर जाए या मार डाले, हाँ और खुद आए के मार जाए रास्ता वाले, अगर हमारा रास्ता देंगे। सालों से ग्रामीण समस्याओं से जूझ रहे हैं और यही वजह है कि ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत की और कहा कि साहब या तो हमें रास्ता दिलवाओ, नहीं तो हमें गांव से निकालने का आदेश दे दो। मालूम हो कि ये कोई पहली बार नहीं है जब ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर शिकायत करने पहुंचे हों। पहले भी कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसके पहले जब ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे तब प्रशासन ने तत्काल जनपद सीईओ को निर्देश देकर मौके की जांच करने के आदेश दिए थे, लेकिन सीईओ साहब अपने दफ्तर से नहीं निकले। नतीजा ये रहा कि ग्रामीणों ने फिर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जन सुनवाई में आवेदन दिया। कोई सुनवाई नहीं हो रही। तहसीलदार के यहाँ पे जाते वो बोलते हैं RI यहाँ आप जाओ, तो बस बोलते हैं डेट पे डेट मिल रही है, कल जाएंगे परसों जाएंगे। बस वो खेत वाले आते हैं, उनको कुछ खिलाए आते हैं, चले जाते हैं, हाँ ठीक है हो जाएगा फसल। अब क्या है, मौसम खुल जाएगा तो बाजरा पर भी जाएंगे। फिर उसके बाद में बोल देंगे कि फसल हो रही है, फिर फसल के बाद 6 महीने के लिए चली जाएगी, फिर हम वही कार्रवाई करेंगे, वही फिर 6 महीने ये लटक। वहीं अपर कलेक्टर चंद्रभूषण प्रसाद का कहना है कि इस समस्या को लेकर ग्रामीण विगत जन सुनवाई में भी आए थे और तब समस्याओं के समाधान के आदेश भी दे दिए थे। इस बार ग्रामीणों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। ये शिकायत है कोई मौके पर नहीं गया है। मैंने आज बहुत ही कड़ी अप्रसन्नता व्यक्त की है तहसीलदार और सीओ के विरुद्ध, और तहसीलदार सीओ दोनों को मैंने यहाँ बुलाया है और इसका समाधान हम अतिशीघ्र करेंगे। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं, मैंने सीओ को बोला था कि आप मौके पर भेजें, तो उन्होंने प्रस्ताव बना दिया। आज उनका कहना है कि मैं मौके पर जाऊंगा। कहीं न कहीं कार्य के प्रति लापरवाही है, मैंने नाराजगी व्यक्त की है। यदि वो पालन नहीं करेंगे तो कार्रवाई के लिए लिखेंगे हम कलेक्टर। कई बार गुहार लगाने के बावजूद अब तक ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। विकास से कोसों दूर इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान कब होगा और कब ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मांगे बड़ी नहीं है, महत्वपूर्ण है और जरूरी है, इसलिए इस पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के कई जिले बारिश से तर हैं। मानसून का असर दिख रहा है, लेकिन खंडवा में बारिश की बेरुखी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस इलाके में 2 से 3 दिन में अगर बारिश नहीं हुई तो फिर खेतों में खड़ी हुई फसलों पर कीटों का हमला होना तय है। देखिए इस रिपोर्ट को। आसमान से बरखा बरसी और माकूल माहौल देखकर किसानों ने अपने खेत में बीज बो दिया। उम्मीद थी कि फसल अच्छी होगी तो इस साल बहुत से काम निपटा लिए जाएंगे, लेकिन अब ये किसान परेशान है। चिंता का सबब है बारिश का नहीं होना। जिले में इस साल सोयाबीन की खूब बोवनी हुई है। मानसून सक्रिय होने के बाद जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई की शुरुआत तक जिले के करीब सभी ब्लॉकों में किसानों ने फसलों की बोवनी भी कर दी, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से बारिश नहीं होने से खेतों में अंकुरित और पौधे के रूप में खड़ी फसलें प्रभावित होने लगी हैं।
जमीन में नमी कम होने का असर अब फसलों पर पड़ने लगा है। किसानों के मुताबिक 2 से 3 दिन में बारिश नहीं हुई तो फसलों में बीमारी फैलने लगेगी। जैसे मौसम विभाग है, इसने जून में ही घोषणा कर दी थी कि इस बार बहुत बारिश होने वाली है। किसानों ने जो प्री मानसून हुआ था उसी में कई जगह बोनी कर दी थी, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने बोला था कि बारिश होने वाली है, ऐसे में कई अभी तक तो जिले में ऐसी बारिश हुई नहीं है। किसानों ने अपनी मक्का लगा दी है, सोयाबीन लगा दिया, कपास की फसल लगा दी है, लेकिन जिस हिसाब से मौसम है उस हिसाब से पानी नहीं गिर रहा है। ऐसे में किसानों को चिंता है, अगर 2-4-5 दिन धूप पड़ जाए तो सारी फसलें सूखने को मतलब कगार पे आ जाए। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग इस बार फेल हो गया है। किसानों ने करोड़ रुपए की खाद, बीज, दवाइयाँ डाल के बैठा है खेतों में, लेकिन पानी उस हिसाब से नहीं आया जिस हिसाब से बारिश में आना चाहिए। फसलों के बीमार होने पर कीट का प्रकोप बढ़ेगा, जिसका सीधा असर फसल की ग्रोथ और उसकी पैदावार पर पड़ेगा। फसल के कमजोर होने पर पीला मोज़ेक भी फसल पर वार करता है, जिससे दाने की चमक चली जाती है और उसका साइज भी छोटा हो जाता है, जिससे उसका वजन घट जाता है। यही वजह है कि अन्नदाता आसमान को ताक रहे हैं, पानी गिरने की मन्नत मुराद कर रहे हैं। खंडवा से विस्तार न्यूज के लिए शकील शेख की रिपोर्ट। 2 खबरों में 2 तस्वीर आप देखिए। खंडवा की तस्वीर आपने देख ली, जहां पर किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं और बारिश नहीं हुई तो फसलें ही खराब हो जाएंगी, कीट पतंगे लग जाएंगी। उधर मुरैना में पहाड़गढ़ इलाके में भारी बारिश के चलते सोन नदी उफान पर है, जिससे कई गांव का शहरों से संपर्क टूट गया है। रिझोनी गांव और ब्रह्म बाजना गांव के दोनों रपटों पर करीबन 7 फीट पानी यहां पर करीबन आ चुका है, जिसके चलते आवागमन पूरी तरीके से बंद हो चुका है। हालांकि कुछ लोग तो इस तेज बहाव में भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। यह पूरा घटनाक्रम कैलारस ब्लॉक से 7 किलोमीटर दूर रिझोनी रोड का है, जहां पंडोला और ब्रह्म बाजना दोनों ही रास्तों पर 5 फीट से ज्यादा पानी आ जाने से रास्ता बंद हो चुका है। तो यहां पर बारिश जबरदस्त है। मुरैना में कई गांवों का संपर्क आपस में टूट चुका है, मुख्य मार्ग से टूट चुका है। लोग आप देखिए किस तरह से लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। यदि ऐसा कर रहे हैं तो मैंने बात की है अभी EWRD से, वो तत्काल मौके पर भेज करके यदि पानी रपटे के ऊपर है और मतलब ऐसी स्थिति में है जो नुकसान किया जा सकता है, नुकसान हो सकता है, जनहानि हो सकती है, तो रोका जाएगा वो। अगली खबर हैरान कर देने वाली है। गुना के टोरिया के माध्यमिक स्कूल के हेडमास्टर की शिकायत पर पुलिस की धमकी के डर से एक पिता ने अपने बच्चों की टीसी कटवा ली। हुआ ये कि छात्रों से स्कूल में साफ सफाई कराई जा रही थी। इसकी शिकायत बच्चों के परिजनों ने कलेक्टर से की, जिसके बाद कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए। लेकिन शिकायत होने की जानकारी मिलने के बाद उल्टा स्कूल के शिक्षकों ने ही छात्रों के परिजनों के खिलाफ इस पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने भी जांच के नाम पर गांव पहुंचकर छात्रों के परिजनों पर दबाव बनाया कि वो अपने बच्चों का नाम स्कूल से कटवा लें। इस खबर को सुनने के बाद आपको वही पुरानी कहावत एक याद आ रही होगी, मुझे भी आ रही है, कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटने का यहां पर मामला सामने आया है। शिकायत 3-4 बार बोला अध्यक्षों से, भाई स्कूल में कलेक्टर साहब को की 2 बार हुआ। उन्होंने मुझे आवेदन दिया और टीसी में मैंने खुद लिखा है कि स्वेच्छा से, पालक की स्वेच्छा से टीसी दी जा रही है, क्योंकि बीच में हम ड्रॉप क्यों करेंगे बच्चा। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोगों का तो काम ही है बच्चों को पढ़ाने का, तो हम बीच में उसको ड्रॉप क्यों करेंगे। कक्षा 8वीं तक हमारी क्लासेस लगती हैं, 1 से 8 तक। बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की। शुरुआत एक बड़ी खबर से। आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक छत्तीसगढ़ में हुई और बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के घोटालों की जांच कर रही है सरकार, ये मुख्यमंत्री का कहना है। कोयला और शराब घोटाले की जांच हो रही है। राजधानी रायपुर में भाजपा कार्य समिति की बैठक हो रही थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और डिप्टी सीएम विजय शर्मा मौजूद रहे। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नवनिर्वाचित सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी इस बैठक में शामिल हुए। उधर छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। दरअसल आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक हो ही रही थी। इस बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुछ ऐसा कह दिया कि जिससे अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान लता उसेंडी का नाम लिया। कहा कि लता उसेंडी के अंदर जिस तरह का उत्साह दिख रहा है, उससे लगता है कि वो मंत्री बन जाएंगी। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या लता उसेंडी विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने जा रही हैं। मंत्री
यदि उत्साह आया लोगों में, शायद मंत्री बनाने की बात से ज्यादा उत्साह आ रहा है। तो बीजेपी अपनी रणनीति अलग बना रही है। कार्य समिति की बैठक करके उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भी मैराथन बैठकें चल रही हैं। कांग्रेस की मैराथन बैठकों का दौर जारी है। राजीव भवन में वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। नगरीय निकाय चुनाव आंदोलन की रूपरेखा पर भी चर्चा हो रही है। आगामी चुनावों को लेकर भी चर्चा इसमें जारी है। उधर शराब घोटाले मामले में बड़ी खबर यह है कि नकली होलोग्राम मामले में पकड़े गए आरोपी की पेशी हुई। नकली होलोग्राम जो जमीन से खोदकर निकाले गए थे, उसमें जो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, उन सभी आरोपियों को पेश किया गया। चौथे आरोपी को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। कल दिलीप पांडे को पकड़ा गया था और अब इसकी कोर्ट में पेशी हुई है। जमीन खोदकर नकली होलोग्राम बरामद किए गए थे, जिसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। नकली होलोग्राम मामले में आरोपी की पेशी हुई है। एसीबी ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है। इसके बाद एसीबी चाहेगी कि रिमांड मिले। बिलासपुर से खबर है, जहां पर ऑनलाइन ठगी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जहां एक ठग रोहित जैन ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर नितिन जैन से शादी के नाम पर 1,39,00,000 रुपए ठग लिए। युवक ने लड़के से 4 किरदार बनकर अलग अलग बार पैसे वसूले। चारों किरदार अलग अलग थे। दोनों की शादी के नाम पर पहली मुलाकात हुई थी, जब पीड़ित नितिन को आरोपी रोहित ने 3 लड़कियों की फोटो दिखाई और शादी का हवाला देकर वो खुद एक काल्पनिक लड़की बन गया और एकता जैन अपना नाम रख लिया। एकता जैन बन के वो बात करने लगा। एक बार इनकम टैक्स अधिकारी बन गया, एक बार कुछ और नाम बदलकर नितिन से पैसे की उगाही की। ठगी का अंदेशा जब हुआ, तब तक नितिन के 1 करोड़ रुपए से ज्यादा ठगे जा चुके थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रोहित जैन को अब गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के अभनपुर और दुर्ग में 2 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। इसकी मंजूरी नेशनल मेडिकल कमीशन ने दे दी है। इसे लेकर देश के 113 नए मेडिकल कॉलेजों की लिस्ट जारी हो गई है। नए मेडिकल कॉलेज में अभनपुर में श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल विज्ञान एवं अनुसंधान और दुर्ग में अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर शुरू किया जाएगा। इसके लिए संस्थाओं ने आवेदन किया था और अब कॉलेज शुरू करने की प्रक्रिया होने जा रही है। और महादेव सट्टा ऐप से जुड़े हुए बड़ी खबर आपको बता देते। बड़ा अपडेट यह है कि महादेव सट्टा ऐप के आरोपियों को एसीबी की कोर्ट में पेश किया गया। 9 लोगों को पेश किया गया। 19 जुलाई को अगली पेशी अब होने जा रही है। 9 लोगों को पेश किया गया। अब 19 जुलाई को अगली पेशी होगी। तो फिलहाल सभी आरोपियों को एसीबी ने पेश किया है कोर्ट में। महादेव सट्टा ऐप मामले में आरोपियों की पेशी की गई है। पूरे प्रदेश में हड़तालों का दौर जारी है। पटवारी संघ भी हड़ताल पर चला गया है, जिसके चलते राजस्व विभाग के काम में मुश्किलें आ रही हैं। पटवारियों का कहना है कि भुइया ऐप में काम करने में पटवारी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पटवारी संघ का कहना है कि ऐप में आने वाली दिक्कत को दूर किया जाए, जिससे कि हम अच्छी तरह से काम कर सकें। राजनांदगांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पटवारी संघ हड़ताल पर बैठा हुआ है। प्रमुख मांग तो व्यवस्था को लेकर के ही है कि पटवारियों का कार्यालय नहीं है। कार्यालय और कंप्यूटर जो हमने बहुत पहले भी मांगा था और पहले भी मांगते रहे हैं, अभी भी चाह रहे हैं कि हमको पूरे संसाधन समय पर उपलब्ध कराए जाएं और भुइयां में काम करते समय जो तरह तरह की समस्याएं आती हैं उनका निराकरण सही समय पे हो, जिससे लोगों को अपना काम पूर्ण कराने में दिक्कत ना हो। अंबिकापुर नगर निगम चुनाव के लिए वार्डों के नए सिरे से किए गए परिसीमन ने कांग्रेस के वर्तमान पार्षदों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इससे उनका जीत का समीकरण बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं इस परिसीमन से बीजेपी के भी 6 से ज्यादा पार्षदों का राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा गया है। लेकिन इस समीकरण को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है और कांग्रेस का कहना है कि अफसरों ने बीजेपी के इशारे में वार्डों का परिसीमन किया है। देखिए इस रिपोर्ट को। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए अंबिकापुर नगर निगम के वार्ड्स का परिसीमन कर दिया गया है। इससे वार्ड्स की सीमा बदल गई है।
साथ ही कई सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड्स आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित दिखाई दे रहे हैं, तो कई आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित वार्ड्स अब जनरल वर्ग के लिए आरक्षित हो गए हैं। अंबिकापुर नगर निगम को जानिए। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में है 48 वार्ड। 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया परिसीमन। कुल जनसंख्या 1,25,392 है, तो वहीं अनुसूचित जाति की जनसंख्या 5,510 है और अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 26,396 है। वहीं परिसीमन से प्रभावित होने वाले वार्ड कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। विवेकानंद वार्ड, रामानुज वार्ड, मंगल पांडे वार्ड, जाकिर हुसैन वार्ड, अग्रसेन वार्ड, लक्ष्मीबाई वार्ड। परिसीमन के प्रकाशन के साथ ही दोनों दलों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। परिसीमन के लिए प्रारंभिक प्रकाशन कराए जाने के बाद कांग्रेस के पार्षदों और नेताओं ने अंबिकापुर नगर निगम में एक बैठक की। इससे कांग्रेस के वर्तमान 10 पार्षदों का वार्ड प्रभावित दिखाई दे रहा है। जो भाजपा कार्यालय से जो सीमांकन होके आया है, हमारे इंजीनियर किसी को भी बुला के पूछ लीजिए कि आपने किया है क्या, तो बोलेंगे कि कमिश्नर बैठा के मुझसे साइन करवाया है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कांग्रेस के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को ही बताना चाहिए था, भाजपा के भी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बताना था। उनके भी आधे वार्ड हैं, उन जनप्रतिनिधियों को भी मालूम होना चाहिए था कि परिसीमन किस तरीके से या रिसफलिंग किस तरीके से किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी पार्षद भी परिसीमन के बाद वार्ड्स की बनी स्थिति को लेकर थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि परिसीमन के प्रारंभिक प्रकाशन के बाद दावा आपत्ति करने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया गया है। आज प्रकाशन के बाद कुछ हमारे लोगों में भी नाराजगी आई, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, मगर अभी दावा आपत्ति का समय है। 15 तारीख तक हम दावा आपत्ति करेंगे और कहीं इस ढंग की विसंगति है तो हम प्रशासन के माध्यम से चाहेंगे कि इसको दूर करके और फिर सभी में सामंजस्य बना के इस परिसीमन को अंतिम प्रकाशन के लिए राज्य शासन को भेजा जाए। लेकिन जानकारों का कहना है कि अब तक नगर निगम चुनाव में जितने बार भी परिसीमन के लिए हुए प्रारंभिक प्रकाशन का दावा आपत्ति किया गया, उसे खारिज किया जाता रहा है। ऐसे में इस बार भी उम्मीद नहीं है कि दावा आपत्ति को स्वीकार किया जाएगा। वहीं 15 जुलाई के बाद कलेक्टर परिसीमन को अनुमोदित करते हुए राज्य सरकार को भेज देंगे और राज्य सरकार उस पर मुहर लगाते हुए उसे अंतिम रूप दे देगी। इधर परिसीमन को लेकर शुरू हुए इस विवाद पर आखिर नगर निगम के आयुक्त क्या कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। जो नियम है परिसीमन का वो ये है कि वार्डों की जनसंख्या जो है अपना बराबर होनी चाहिए, लगभग बराबर होनी चाहिए और कॉम्पैक्ट होना चाहिए वार्ड। तो इसको देखते हुए परिसीमन किया गया। जो प्रकाशन हुआ, प्रारंभिक प्रकाशन हुआ है, इसमें जिसको आपत्ति है कि जिसको अपना सुझाव देना है वो अपने 22 जुलाई तक दे सकते हैं। अभी तक विरोध हमारे सामने नहीं आया और शायद आज कोई भी आपत्ति या सुझाव अभी तक किसी के द्वारा नहीं दिया गया। परिसीमन के प्रकाशन के बाद से जहां राजनीतिक हलचल तेज है, तो वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि परिसीमन के साथ शुरू हुआ राजनीतिक विवाद चुनाव तक किस तरीके से चलता रहेगा और इस परिसीमन से किसको कितना फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। उधर अगली खबर है छत्तीसगढ़ के कोरिया से, जहां पर शराब में मिलावटखोरी का खेल हो रहा है। जी हां, शराब में मिलावट हो रही है। शराब की मिलावट का खेल बड़ी तेजी से चल रहा है और इसको लेकर शिकायत भी की जा चुकी है कि शराब में मिलावट क्यों हो रही है साहब। फिर भी मिलावट का एक खेल धड़ल्ले से जारी है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। कोरिया जिले में लाइसेंसधारी शराब की दुकानों पर शराब की बोतलों में मिलावट का खेल चल रहा है। आबकारी विभाग खुद इस बात को मान रही है कि कई जगह से ऐसी शिकायतें आ रही हैं। लाइसेंसधारी दुकानों पर शराब में मिलावट के खेल को पकड़ने की तैयारी भी चल रही है। शराब में पानी मिलाने के बाद पैक करने के लिए नकली ढक्कन और होलोग्राम तक लगाए जा रहे हैं। शराब की बोतल में पानी मिलाने के बाद फिर से उसे पैक किया जा रहा है। बोतल को पैक करने के लिए नकली ढक्कन और होलोग्राम का इस्तेमाल हो रहा है। शराब में चल रही मिलावट से लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। इससे पहले भी मिलावटी शराब से बीमार होने के मामले सामने आए हैं। मिलावट का तो शिकायत है और पहले की अपेक्षा से अब हम लोग जहाँ पे
एक अद्धी पीते थे, वहाँ पे एक बोतल पियेंगे तब जाके कहीं नशा उशा आता है। अब क्या बोले, देखिए मैं तो पहले था कि रेट भी बढ़ गया है, और दूसरी बात यह है कि मैं जब भी गया हुआ है ना, उसमें भी दिक्कत होता है। और जब भी दारू देते हैं तो जो ढक्कन नहीं होता है, कई बार मेरे साथ हुआ कि ढक्कन खोलता हूँ तो पूरा शीशा फूट के अंदर आ जाता है। और कई बार पिए हैं, नुकसान होगा उसको नहीं जानूंगा मैं, पिए हैं और आज भी पी रहे हैं। बाकी पैसा भी ज़्यादा लेते हैं, लेने में दिक्कत हो रहा और पैसा भी ज़्यादा हो रहा। और ज़्यादा तो मैं यही बोलूँगा कि मिलावट हो रहा, ताकि पैकिंग नहीं रहता है उसमें। एक क्वार्टर लेते थे, एक क्वार्टर में अपना मस्त हो जाता था। अब आज एक अद्धा पी जा रहे हैं, इसके बाद भी कुछ असर नहीं कर रहा है। और वही दारू का रेट ज़्यादा भी बढ़ गया है और कुछ उतना नशा भी नहीं है। आपको बता दें कि ये खेल विधानसभा लोकसभा चुनाव से चल रहा है। जिले में कम गुणवत्ता वाली मदिरा के संबंध में मिली शिकायतों को लेकर आबकारी विभाग अब शराब दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण को लेकर रणनीति बना रहा है। इससे पहले भी जिले के मदिरा दुकानों पर देशी मदिरा में पानी मिलाकर तैयार करने के मामले का खुलासा हुआ। शराब खरीदने वालों के दुकान में मौजूद सेल्समैन से पूछताछ करने पर वे इस बात से इनकार करते हैं, जबकि जानकारों का कहना है कि देर रात शराब में पानी मिलाकर ग्राहकों को बेचा जाता है। ये शिकायतें बैकुंठपुर, चर्चा, पटना समेत अन्य शराब दुकानों से आ रही हैं। लोग शराब में पानी मिलाए जाने की शिकायत को लेकर आए दिन सेल्समैन से विवाद भी कर रहे हैं। तो आज भी गया था मैं, वहां गया, लाइन में लगा था, तो हाँ मतलब एक गुंडाई समझ रहे हैं। ये सबसे बात होता है, लेना तो ले, नहीं तो निकल ऐसे वाला है ना। लिया, वहां जाके शीशा खोले, वो ढक्कन खोले, वापिस किए, नहीं लिए, वापिस भी नहीं लिए। पैसा भी ज्यादा ले रहे हैं, वापिस भी नहीं ले रहे उसको। और शीशा। तो ये शराब का एक बड़ा मामला, जहां पर मिलावटखोर से परेशान हैं जो शराब खरीदते हैं वो लोग। छत्तीसगढ़ से एक और खबर है, जहां पर गौठानों का निर्माण कराया गया था। एक ऐसा केंद्र था जहां पर गोबर और गौमूत्र से उत्पाद बनाने शुरू हो गए थे। सरकार बदली, गौठान भी बंद हो गए, जिसके बाद खराब और बंद पड़े गौठानों को युवक युवतियों ने प्रैक्टिस ग्राउंड के तौर पर इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। देखिए, यही होता है कि अगर कोई चीज़ है तो उसका उपयोग कैसे किया जाए। सरकार की योजना भले ही बंद हो गई हो, लेकिन सरकार के बनाए मैदानों का इस्तेमाल अब युवाओं ने अपने लिए करना शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने गौठानों का निर्माण कराया था। ये कुछ ऐसे केंद्र थे जहां गोबर और गौमूत्र से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जा सके। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने के बाद कांकेर जिले में मौजूद 417 गौठानों में तालाबंदी की नौबत आ गई। वहीं कांकेर जिले के सरंगपाल क्षेत्र के सैकड़ों युवक युवतियों ने बंद पड़े गौठान को अपना ट्रेनिंग सेंटर बना दिया। युवक युवती आर्मी में भर्ती होने के लिए रोज इस गौठान में दौड़ लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्षेत्र में कोई मैदान नहीं होने की वजह से फैसला लिया गया कि इस बंद पड़े गौठान में अपनी प्रैक्टिस करेंगे। रोज सुबह शाम सैकड़ों युवक युवतियां इस गौठान में पहुंचते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्षेत्र के युवक युवती ने बताया कि वन विभाग, पुलिस और आर्मी भर्ती के लिए इस गौठान में फिजिकल तैयारी करते हैं। वो मैदान नहीं होने की वजह से कई बार आर्मी भर्ती में फिजिकल टेस्ट में पीछे हो जाते हैं। अब ये रोजाना प्रैक्टिस करते हैं। कांकेर नगर के अलावा आसपास क्षेत्र के सैकड़ों लड़के लड़कियां यहां पहुंचकर प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने वाले युवक युवतियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं इस गौठान को, क्योंकि ये बंद हो गया था, क्या करते हैं अभी आप लोग? हम लोग जो है यहाँ पर आके प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास कोई प्रॉपर ना मैदान नहीं है, ठीक है, तो हम ये जो गौठान खाली पड़ा था, यहाँ पे हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस चीज की प्रैक्टिस? हम जो है वो सीजी पुलिस, सीजी फॉरेस्ट और कई लड़के जो हैं वो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। गौरतलब है कि पहले की सरकारों ने गौठान योजना शुरू की थी। इसने देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। 3 साल पहले बड़े तामझाम से योजना शुरू हुई और बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही जमीनी हकीकत बदलने लगी। जिले में 417 गौठान खोले गए। आज हालात ये हैं कि गौठान के अधिकांश सामान चोरी हो गए हैं। गौठान में तालाबंदी हो गई है, लेकिन युवक युवतियों की चाह ने बर्बाद होते गौठानों में भी मैदान खोज लिया।
कितने दिन से आ रहे हैं, क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं? यहाँ पे हम रनिंग का प्रैक्टिस करते हैं। पिछले साल भी हम लोग आर्मी का रिटर्न एग्जाम कर रहे थे, मैदान नहीं था तो क्वालिफाई नहीं, रनिंग का क्वालिफाई कर नहीं पाए। इसीलिए हम लोग ने इसका गौठान का साधन एक माध्यम लिया कि पहले तो गौठान तक गाय भी आते नहीं थे और बंजर पड़ा था, तो हम लोग ने सोचा कि युवक के लिए एक मैदान मिल जाएगा, इसीलिए हम इस गौठान को अपने माध्यम से जो भी सफाई करके इस गौठान को एक मैदान का रूप दिया, छोटा माहौल। क्या प्रैक्टिस करते हैं आप लोग, क्या बनना चाहते हैं? हम लोग पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड का भी। तो ये जो गोठान है, देखिए घास भी है, साधन भी है, गोला आप मतलब आराम से दौड़ सकते हैं, तो ये सही उपयोग हो रहा है? गौठान का सही उपयोग हो रहा है, मगर अभी पानी गिर रहा है, झरझर हो रहा है, उसी कारण से बहुत परेशानी उठ रही है। बहुत परेशानी हो रहा है। आप लोग जिला पंचायत भी गए थे, क्या मांगे हैं? कुछ सुविधाएं होना चाहिए यहाँ बोल रहे थे, क्या हम लोग बोले थे कि यहाँ गौठान को थोड़ा सा अच्छा सा बना दे कि हम लोग के दौड़ने के लिए थोड़ा अच्छा हो जाए। तो सर से यही बात करने गए थे कि और हमारे पढ़ाई के लिए भी बोल के आए हैं कि थोड़ा सा हम लोग को पढ़ाई के लिए, मतलब यहाँ सारी सुविधाएं कुछ चाहिए आप लोगों को? जी जी, इनको यहाँ सुविधाएं चाहिए। ये वो युवक युवतियां हैं जो कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहता है या कोई आर्मी में जाना चाहता है, जिसके लिए रोज यहाँ दौड़ लगाते हैं और ये जो बंद पड़े गोठान है इसका सही उपयोग कर रहे हैं। रामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। और बारिश के शुरू होते ही देश भर से पुलों के धराशायी होने की तस्वीरें आ रही हैं। नदी नालों पर बने सरकारी पुल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच बीजापुर के साथी ने जो तस्वीर भेजी है वो भी आपको देखना ज़रूरी है, जहां निकम्मे सिस्टम से तंग आकर गांव वाले अब खुद ही अपना पुल बना रहे हैं अपने पैसों से, क्योंकि उनका गांव बारिश में मुख्य सड़क से कट जाता था, लेकिन अब खुद अपने दम पर यह पुल बनाया जा रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बारिश के शुरू होते ही देश भर से पुलों के धराशायी होने की तस्वीरें आ रही हैं। नदी नालों पर बने सरकारी पुल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो बीजापुर से आई हैं। आपको देखना बेहद जरूरी है। जहां निकम्मे सिस्टम से तंग आकर ग्रामीण खुद ही पुल बना रहे हैं, वो भी अपने पैसों से, क्योंकि उनका गांव बारिश में मुख्य सड़क से पूरी तरह कट जाता था। ये खबर सिस्टम के मुंह पर तमाचे के समान है। चलिए पहले आपको पूरी खबर बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक गांव है धनगोल। इस गांव तक पहुंचने वाली सड़क पर बना पुल कुछ सालों पहले टूट गया था। अब साल के बाकी वक्त तो ग्रामीण किसी तरह काम चला लेते थे, लेकिन बारिश के वक्त मुश्किलें बढ़ जाती हैं। नाले में उफान आने पर ये गांव मुख्य सड़क से पूरी तरह कट जाता है। गांव के 50 परिवारों तक ना तो एम्बुलेंस पहुंच पाती है और ना ही दोपहिया वाहन से नेशनल हाईवे तक पहुंचा जा सकता था। ग्रामीणों का कहना है कि पुल फिर से बन जाए, इसलिए वो नेता से लेकर अधिकारी सभी के पास गए, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। चुनाव के वक्त भी नेता आए और आश्वासन देकर निकल गए। चुनाव खत्म हो गए, लेकिन ग्रामीणों के हिस्से पुल की जगह सिर्फ आश्वासन ही आया। आखिरकार ग्रामीणों का निकम्मे सिस्टम से विश्वास टूटा तो खुद ही पुल बनाने का जिम्मा उठा लिया। ग्रामीणों ने 100-100 रुपए चंदा इकट्ठा किया। किसी तरह खुदाई के लिए ट्रैक्टर और दूसरी मशीनों का इंतजाम किया गया। अब गांव वाले इंजीनियर तो है नहीं, इसलिए पुल बनाने के लिए इको फ्रेंडली तकनीक का इस्तेमाल किया गया। सीमेंट सरिया की जगह ताड़ के पेड़ से पुल का बेस बनाया गया। अब ग्रामीणों का ये जुगाड़ का पुल लगभग आधा तैयार हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि 2 से 3 दिनों के अंदर पुल पूरा हो जाएगा। इन तस्वीरों को देख बिहार के दशरथ मांझी पर बनी फिल्म मांझी द माउंटेन मैन याद आ जाती है, जिसमें दशरथ मांझी ने खुद ही पहाड़ का सीना चीरकर सड़क बना दी थी। इस फिल्म के आखिर में एक डायलॉग है। दशरथ कहते हैं कि भगवान के भरोसे ना बैठे, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। बस ऐसे ही कुछ हालात हैं बीजापुर के धनगोल गांव के। खैर, उम्मीद है कि विस्तार न्यूज की खबर पर प्रशासन संज्ञान लेगा और ग्रामीणों को जल्द ही एक पक्का पुल मिलेगा। बढ़ते आगे, गरियाबंद में 93,598 निवेशकों ने 260 चिटफंड कंपनियों में 181 करोड़ का निवेश कर दिया है। अकेले राज्य में ही ऐसा अनुविभाग है जहां 37,000 निवेशकों ने सबसे ज्यादा 100 करोड़ का निवेश चिटफंड में किया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इन डूबे रकम की कार्रवाई की फाइल को दोबारा खोला है, जिससे रकम की वापसी की एक उम्मीद फिर से निवेशकों में जागी है।
और गरियाबंद के बीरीघाट पंचायत में एक बार फिर ये पंचायत सुर्खियों में आया है। यहाँ के 30 ग्रामीणों ने एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर जन दर्शन पहुंचकर सरपंच सचिव को हटाने की मांग की है। गांव वालों का कहना है कि पंचायत के सारे काम अधूरे हैं। जिम्मेदारों की मनमानी इतनी है कि ना तो ग्राम सभा की बैठक होती है और ना ही किसी लेखा जोखा का हिसाब रखा जाता है। वहीं इस मामले पर सचिव ने पंचायत पर लगाए आरोपों को निराधार बताया है। पीडीएस भवन अधूरा है और उसके बाद वो जो सार्वजनिक शौचालय वो भी अधूरा है। पंचायत ग्राम पंचायत भी अधूरा है, वो पिछले कार्यकाल के है हालांकि। और उसके बाद गांव गौठान का वो जो पशु सेट वो अधूरा है। उसके बाद महिला सामुदायिक भवन वो भी अधूरा है। अब सचिव का जो काम है एक रनिंग पीरियड में काम चल रहा है अभी, और मैंने कोई काम को मतलब कोई गलत कार्य नहीं किया है ना, भ्रष्टाचार नहीं किया है, कार्य रनिंग पे है। और जो शिकायत किए हैं वो शिकायत निराधार है और 70% जो शिकायत की है वो मेरे कार्यकाल का नहीं है। उधर बारिश में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला। डीआरजी के जवानों ने बीनागुंडा इलाके में एक महिला नक्सली को मार गिराया। इस ऑपरेशन के लिए जवानों को काफ़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। बारिश के दौरान पूरी रात जंगल में नदी नाले के अलावा कीचड़ भरे रास्ते को पार कर कैंप तक पहुंचे, जहां नक्सलियों और जवानों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को मार गिराया गया। सर्चिंग के दौरान भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामग्री बरामद हुई है। बारिश के दौरान अति नक्सल संवेदनशील इलाके बीनागुंडा तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल भरा था। उधर रायपुर में कमजोर मानसून ने चिंता बढ़ा दी है। राज्य के बड़े बांधों के हालात में सुधार नहीं है। प्रदेश के बांधों में 34% जल का भंडारण रह गया है। आप सोचिए कि ये बांध खाली हो गए हैं, डैम खाली हो चुके हैं। धमतरी के गंगरेल बांध में एक पखवाड़े के बाद भी हालत में कोई सुधार नहीं है। यानी यहाँ पर जल स्तर बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि मानसून में उम्मीदें ये थी कि पानी अच्छा बरसेगा, लेकिन बारिश वैसी हुई नहीं। नतीजा ये है कि प्रदेश के जो डैम हैं वहाँ पर जल का जो भंडारण होता है, जहाँ पर जल इकट्ठा किया जाता है, पानी का स्रोत है, वो 34% तक ही भरे हुए हैं। और इसी के साथ न्यूज़ अपडेट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज़। धन्यवाद।